आप सभी को नमस्कार। मैं मनिंदर सिंह चंडो आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं अपनी मां पर वीडियो के लिए, अपनी मां पर कुछ बात करने के लिए। मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी मां के विषय में आपके साथ बहुत सारी चीजें साझा की थी। बताया था कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग कहां से आए हैं, किस तरह से हमारे माँ बाप ने हमको पाला है और किस तरह का संघर्ष हमने किया था। आप बहुत सारे मित्रों के मेल आए, बहुत सारे मित्रों के ये समझ लीजिए कि कुछ व्हाट्सएप पे आए, और सबको देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी माताजी पे उन कुछ पहलुओं में बात करूं जो आज एक मां के दिल से वो पहलू नदारद हैं। ये समय की आवश्यकता है कि हम उन चीजों पे डिस्कस करें जिनसे वैल्यूज बनती हैं, क्योंकि माता पिता किसी भी बच्चे के लिए उसका स्कूल होते हैं, उसके सबसे पहले गुरु होते हैं और उनसे ही वो सब सीखता है। तो आइए आज मैं अपनी माताजी की उन कोर वैल्यूज पे बात करूंगा जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व को निखारा, जिन्होंने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं। और मुझे गर्व है कि मैं जो हूं उससे मेरे व्यक्तित्व का तो पता चले ना चले, मगर कहीं ना कहीं पर मेरे माता पिता की छाप उस पर अवश्य है। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी पिछले बार जुड़े थे और जो आज जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का कृतार्थ हूं, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्रेम देते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि मैं अपनी बात आपसे खुलकर कह सकता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन किया। आज उनकी एक कोर वैल्यू मैं अपनी मां की आपको बताने जा रहा हूं, और वो वैल्यू ये है कि बचपन में जब मैं पीली कोठी में पढ़ता था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं किस तरह से पीली कोठी में आया और पीली कोठी मेरे लिए किस तरह का स्कूल था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक कंपास बॉक्स किसी बच्चे का होगा, वो मैं लेके घर पे आ गया, अपने बस्ते में रख के लाया। मेरी मम्मी ने पूछा कि ये कंपास बॉक्स किसका है। मैंने कहा है पड़ा हुआ था, मुझे मिला तो मैं उठा लाया। मेरी मम्मी ने कहा कि ये कंपास बॉक्स जो तुम लाए हो ये तुम्हारा है क्या? मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं है। तो बोले किसका है? मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका है, पड़ा था तो मैं ले आया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि पड़ा मिला तो मैं ले आया। उन्होंने मुझे डांटा नहीं। वे अगले दिन मुझे लेके स्कूल गई और स्कूल में जाके उन्होंने टीचर से कहा कि मेरा बेटा कल ये कंपास बॉक्स लेकर आया था, ये हमारा नहीं है, जिसका है उसको दे दो। जब उस कंपास बॉक्स को उस टीचर के हाथ में दिया गया तो जो बच्चे बैठे थे क्लासरूम में, उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला कि अरे मैडम ये मेरा कंपास बॉक्स है। उस बच्चे के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट था, क्योंकि उसका गुमा हुआ कंपास बॉक्स मिल रहा था, न जाने उसको उसके लिए कितनी डांट पड़ी होगी, न जाने वो किस तरह से कंपास बॉक्स लेकर आया होगा, कैसे खरीदा होगा। पर मैंने अपनी माताजी के चेहरे पे उस दिन एक सेटिस्फैक्शन देखा था। छोटा तो था मैं, पर मैं समझता बहुत कुछ था। मैंने देखा कि मेरी मां के आंखों में एक संतुष्टि की भावना है कि ये कंपास बॉक्स सही जगह पे पहुंच गया। पर इससे मुझे जो शिक्षा मिली
वो शिक्षा ये मिली कि किसी की भी चीज कभी भी उठाना नहीं है, कभी भी लेना नहीं है। यदि वो चीज आपको मिलती है तो उसका असली हकदार तक पहुंचाने के लिए उसे स्कूल में टीचर को दे दें, प्रिंसिपल को दे दें, या आपको सड़क पे कोई सामान पड़ा मिलता है तो उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दें, या किसी हॉल में कोई चीज पड़ी हुई आपको मिलती है तो उसे ऑर्गेनाइजर्स तक पहुंचा दें। ये चीज मैंने उस दिन सीखी अपनी मां से। अब यदि मेरी माता जी उस वक्त उस कंपास बॉक्स को हल्के में लेकर रख लेती तो शायद मैं इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाता और अल्टीमेटली आज कंपास बॉक्स था, न जाने कल क्या क्या होता। तो दोस्तों, ये पहला जो चीज है, ये पहली जो चीज है मैंने अपनी माता जी से उस वक्त सीखी। आगे बढ़ते हैं, एक और एपिसोड की बात करना चाहता हूं जिसको मैं कहता हूं कि एक मां बाप ही ये कर सकते हैं। मैं शायद 8वीं या 9वीं में होऊंगा तो मेरा स्काउटिंग में सिलेक्शन हुआ। मैं स्कूल से स्काउटिंग में चुना गया, एक अच्छा स्काउट बना मैं आगे चलकर। पर जब शुरू में मैं स्काउट में सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त मेरे पास या हमारे पास ड्रेस के पैसे नहीं थे। स्काउट की ड्रेस खरीदने के लिए या स्काउट की जो भी वेशभूषा थी उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। क्या किया जाए? स्काउट की ड्रेस खरीदना जरूरी था। मनोरमा काबरा जी मुझे देख रही हैं, आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी इस कहानी को सुन रही हैं। आप भी किसी की बहन हैं, शायद किसी की मां भी होंगी। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं और ये कहता हूं कि महिलाएं इस दुनिया में जीता जागता ईश्वर हैं। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजे में नहीं जाना चाहिए। हमारे घर की जो महिला है, जो मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है, वे चलता फिरता भगवान है, यदि आप मानते हैं तो बात चल रही थी स्काउटिंग की ड्रेस की। अब सब स्काउटिंग की ड्रेस कहां से लाए? पैसे थे नहीं। मेरे आंखों के आगे आज भी वो मंजर घूमता है। आज भी ये नवीं की बात होगी, 9वीं की बात होगी ये, और 9वीं मैंने की थी 1975 में। 1975 में 9वीं में था। मेरी मां ने चूड़ी पहनी हुई थी सोने की। उन्होंने वो चूड़ी उतार के मेरे पिताजी को दी और कहा कि इसको रखाओ, पर बच्चे की स्काउटिंग की ड्रेस लेकर आनी है। क्या बात है साहब। मेरे पिताजी वो चूड़ी लेकर गए और वो चूड़ी उन्होंने न जाने किसके पास रखी, मुझे नहीं मालूम, पर मेरी ड्रेस आई और उस ड्रेस को पहन के मैं स्काउटिंग में भर्ती हुआ और मैंने एक मुकाम पाया स्काउटिंग का। मुझे बहुत शौक था। बाद में एनसीसी में भी गया। एनसीसी में तो खैर ड्रेस मिलती है, तो वो ड्रेस मिली, मगर ये जो बात थी ये मेरे मन को कहीं ना कहीं छू गई। क्या समर्पण है साहब, अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से निकाल के चूड़ी दे देना, सोने की चूड़ी दे देना और अपने बच्चे के लिए ड्रेस लेकर आना। ये सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूं कि जिंदगी में यदि आपका कोई सच्चा हितैषी हो सकता है तो वो 2 ही रिश्ते हो सकते हैं, जो सच में आपका भला चाहते हैं, और वो हैं आपके माता और आपके पिता। ये दोनों ही आपको सच्चा सपोर्ट कर सकते हैं और जिनके दिल के अंदर आपके प्रति सच्ची की भावना होती है। मित्रों, ये था दूसरा इंसिडेंट जिसने मेरे दिमाग पर बहुत असर डाला। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरह से मेरी मां
समय प्रबंधन करती थी। देखिए, आज हम बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं समय प्रबंधन पर, आज हम बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं कि समय प्रबंधन कैसे किया जाए। मगर उस समय मेरी मां ने तो कोई विशेष पढ़ाई भी नहीं की थी। जिस वक्त वो पढ़ रही थी तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। गोद में लेके उनको मेरी नानी भारत आ गई और उसके बाद क्या पढ़ाई और क्या लिखाई। खाने के लाले थे, खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे, तो पढ़ाई क्या करेंगे। एनीवे, जो भी था, मगर मेरी मां ने जिंदगी में, मैंने जब जब उनको देखा, उन्होंने समय प्रबंधन की अचूक मिसाल पेश की। समय की घड़ी के हिसाब से चलती थी वो। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे वो काम करती थी। कितने बजे खाना बनाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे कपड़े धोने हैं, कितने बजे बाजार जाना है, कितने बजे गुरुद्वारे जाना है, कितने बजे किसी से मिलने जाना है, कितने बजे शाम को खाना तैयार करना है। ये सब वे ऐसे करती थीं जैसे कि कोई कंप्यूटर करता है या कोई बहुत बड़ा समय प्रबंधन का खिलाड़ी करता है। कभी उन्होंने किसी भी चीज में लेट होके कोई भी कार्य नहीं किया। इस चीज का मेरे पे दिल पे बहुत असर पड़ा। मैं हमेशा देखता था कि वो घड़ी देखती हैं। मैं हमेशा उनसे कहता था कि घड़ी क्यों देखती हैं आप बार बार? आप घड़ी देखती हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, 11 बज गए, 3 बज गए, क्यों देखती हैं आप? वे घड़ी देख के काम करती थी। घड़ी देख के उनका हर काम होता था। ये छाप मेरे ऊपर पड़ी और ईश्वरी कृपा से मेरे जानने वाले, मेरे मित्र, लायंस क्लब के मेरे दोस्त, मेरे प्रोफेशनल मित्र सब मुझे समय प्रबंधन के लिए अच्छी तरह से जानते हैं। जिसने समय की कदर नहीं की उसने दुनिया में किसी चीज की कदर नहीं की, क्योंकि समय एक ऐसा शख्स है या समय एक ऐसा पहलू है जो कभी भी रिवर्ट नहीं आता, जो कभी भी आपको वापस नहीं मिलता। कितने लाखों रुपए दे दें, कितने करोड़ों रुपए दे दें, आप कुछ भी कर दें, मगर समय वापस नहीं आता। एक बार जो समय बीत गया सो बीत गया। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसने कर लिया, जिसने समय को खो दिया उसने खो दिया। बाद में आप भले ही कितना भी रोना करते रहें, अरे साहब मेरे पास समय नहीं है, अरे साहब मेरे पास ये नहीं है, अरे साहब मेरे पास, मैं तो इतना कर लेता यदि मुझे समय मिलता। कुछ भी नहीं होने का। एक बार समय निकल गया सो निकल गया। मित्रों, समय की कदर करना, किसी शायर ने बहुत अच्छी तरह कहा है कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को बचा के रखो, वक्त पे वक्त काम आता है। कितनी अच्छी बात है। कभी भी समय का निरादर मत करिए। बहुत पहले, शायद 1975 में ही पिक्चर आई थी वक्त, बलराज साहनी की। उसको मैं जब भी देखता हूं, न जाने कितनी बार देख चुका हूं, पर जब भी देखता हूं मेरी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं कि वक्त क्या होता है। वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस जगह वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पे राज। क्या गाना है साहब, कितना प्रैक्टिकल गाना है। जो पुरानी फिल्में हुआ करती थी, पुरानी फिल्मों के गाने, पुरानी फिल्मों का डायलॉग, पुरानी फिल्मों की स्क्रिप्ट जिंदगी में बहुत मायने रखती है। मैं एक्चुअली इनको धर्म ग्रंथ कहता हूं कई बार। अब बताइए, ये कोई धर्म ग्रंथ से कम है क्या, जो आपको समय इतनी अच्छी तरह से आपको समय बता रहा है कि समय क्या है, ये रट जाता है। और जब जब मैं समय को
वेस्ट करने की सोचता हूं तब ये गाना मेरे सामने आता है। तो मेरी माँ समय देख के काम करती थी। हर दिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे का जो उनका समय था, उसमें उनको सब्जी लेने जाना है तो जाना है। वे पहले गुरुद्वारे जाती थी। हमारे यहाँ जबलपुर में बड़ी ओमती गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे जाती थी वो। गुरुद्वारे में शायद करीब 9:45 बजे के आसपास भोग पड़ता था, 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। वहां से वो गुरंदी बाजार जाती थी, बाजू में बाजार था जहां सब्जी बिकती थी, सब्जी खरीदती थी और सब्जी खरीदकर पांव पैदल घर वापस आया करती थी। ये उनका रूटीन था। इससे उनको कई फायदे हुए। एक तो उनकी वर्जिश हो गई, उनकी सैर हो गई, जिसके लिए आज हम बहुत डिबेट करते हैं। साहब सुबह सैर करो, सुबह सैर पे जाना चाहिए, सैर पे बड़ी बड़ी पुस्तकें बनी हुई हैं, सैर कैसे करनी चाहिए, कौन सा कदम आगे रखो, कौन सा पीछे रखो, कौन सा हाथ पीछे जाएगा, कौन सा आगे आएगा, कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चेहरा सामने रखो, फलाना ढिमाका, बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं। उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको ये मालूम था कि मुझे गुरुद्वारे जाना है। झोला उठाती थी, पैसे लेती थी, गुरुद्वारे जाती थी, गुरुद्वारे जाकर अपना भजन पूजन किया, जो भी गुरुद्वारे में कीर्तन होता था वो सुना, और उसके बाद चली जाती थी वो गुरंदी बाजार। वहां से वे सब्जी खरीदा करती थी और थैला लटका के वापस आती थी। बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। बलबीर सिंह खनूजा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अंशिता मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा काबरा जी की मैं बात कर चुका हूं। अनिल कुकरेजा जी, अंकुश लोखंडे जी, आप सब लोगों का मैं अति धन्यवाद अदा करता हूं जो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी माँ, जिसने की समय की कदर की और मेरे अंदर वो बीज विरोपित किया, जिससे कि मैं भी आज तक समय की कदर करता हूं। तीसरी बात पे आता हूं, वो थी पास पड़ोस से संबंध बना के रखने की। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो ईश्वर की दया से मैं भी इसका पूरी तरह से पालन करता हूं। कहते हैं यदि आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, या आप पड़ोसी के लिए अच्छे नहीं है, या आप दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं है, सुधार नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर किससे होगी भाई? क्योंकि पड़ोसी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। पर सबसे करीबी आपका पड़ोसी। यदि आपको कुछ होता है और आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जोड़ते, ओ मेरे साथ ये हो गया, तो पड़ोसी दौड़ के आता है, क्या हुआ भैया, चंडोक साहब क्या हो गया? तो वो देखता है। अब आपके माता पिता मान लो दूर बैठे हुए हैं, आपका भाई हजारों मील दूर है, आपकी बहन पता नहीं कहां है, आपके बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो बचा कौन? पड़ोसी बचा। मेरी मां ने पड़ोस का बहुत महत्व रखा। हमारा 2 पड़ोस थे जबलपुर में जहां हम रहते थे। हमारे 2 पड़ोस थे। एक तरफ क्रिश्चियन फैमिली थी और एक तरफ मुस्लिम फैमिली थी, बीच में हम थे। वे एक बाड़ा था, एक बाड़ा था जिसमें 4-5 परिवार थे। उसमें से 3 परिवार मुस्लिम परिवार थे, एक क्रिश्चियन परिवार था और एक हम थे। मगर हम सबके बीच में जो सामंजस्य था वो आज के भाइयों के बीच में नहीं होगा। इतना सामंजस्य। हमारे दादाजी शाही किस्म के थे और पाकिस्तान में जब हम लोग थे तब 76 गांव के वो राजा थे। वे राजा ही लिखते थे, राजा हरबंस सिंह चंडोक। वे राजा थे और उनकी कार्यशैली भी राजाओं की थी, रहन सहन भी राजाओं के जैसा था और बातचीत भी राजाओं जैसी थी। तो साहब वो आवाज देते थे पड़ोस में, ए उदय इधर आ मेरे पास बैठ और मेरे पांव दबा। आज आप किसी को बोल के देखिए। उदय जो थे वो क्रिश्चियन फैमिली के बेटे थे, उनको आवाज देते थे, बुला लेते थे। दूसरे बेटे थे उनके पप्पू, अरे तू इधर आ पप्पू, चल मेरे लिए वो सामान लेकर आ बाहर से। पप्पू जाता था, सामान लेके आता था। और यही हमने भी किया। जब उदय और पप्पू थोड़े बड़े हो गए तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दूध लेके आना है, गेहूं लेके आना है, राशन की दुकान से कोई सामान लेके आना है, लकड़ी लेके आना है चूल्हा जलाने को,
छोटा मोटा कुछ सामान लेके आना है तो भैया मैं ही सब करता था, अपना भी काम करता था और पड़ोसी का भी काम करता था। कभी सोचा नहीं था कि हम अलग हैं। बड़े हक से बोला करते थे उन लोग, अरे जा बेटा ये लेकर हमारे लिए, और मैं जाता था। दूध लेने जाना है तो दोनों के लिए दूध आता था, हमारे लिए भी आता था और उनके लिए भी आता था। मैं जब जाता था दूध लेने तो अपना भी केन लेके जाता था, उनका भी केन लेके जाता था। मतलब किसी भी तरह की हम लोगों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी कि दो परिवार हैं। यही हाल हमारा मुस्लिम परिवार के साथ था। उनके जो पिताजी थे वे मेरी मम्मी को दुल्हन बोला करते थे, और जब मेरी मम्मी निकलती थी, बाहर निकलती थी, तो वे अपना रास्ता बदल लेते थे या दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। इतनी इज्जत हुआ करती थी। तो ये वो जमाना था जब कई बार ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को हमारी पड़ोस में जो दादी माँ थी उन्होंने बुरा भला कह दिया, अरे तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तेरे को तो सब्जी बनानी नहीं आती, तेरे को तो खाना बनाना नहीं आता, और तू क्या करती रहती पूरा दिन। मतलब कुछ भी कहा, मगर मेरी मम्मी ने कभी भी उसका बुरा नहीं माना, कभी भी उसका बुरा नहीं माना। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग कोई डरते थे या हम लोग कहीं कम थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मगर कई बार आपको रिश्तों को बनाए रखने के लिए झुकना पड़ता है। रिश्ते तभी बनते हैं जब आप किसी रिश्ते की कदर करते हैं, किसी व्यक्ति की कदर करते हैं, रिश्ते तभी बनते हैं, और इसके लिए वे माहिर थी। मैंने देखा कि जिस वक्त कई बार मुझे गुस्सा आता था कि आपको ऐसा ऐसा बोल देती हैं दादी माँ पड़ोस वाली, उनको हम आंटी जी बोलते थे, आंटी जी ऐसा बोल देती हैं और आप कुछ भी नहीं बोलती हो, उनको जवाब दो कि आइंदा मुझसे ऐसे मत बोलना। उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं, और मुझे भी समझाया कि बेटा गम खाना पड़ता है, जहां रहो वहां पर बना के रखना पड़ता है, वहां पर समझदारी से चलना पड़ता है। आज मैं भी जहां रहता हूं, मेरे दोनों तरफ के पड़ोसी, उन पे मैं जान देता हूं अपनी। उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो जाए, उनको कोई भी कारण से किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले मैं हूं, और मेरे लिए भी वो ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पड़ोस आपका अच्छा नहीं है तो दुनिया जहान अच्छी है उससे क्या लेना देना। पता लगा कि फेसबुक पे तो 5000 मित्र हैं पर पड़ोसियों में बात ही नहीं है। तो काय का ये झूठी तारीफ करवाना और काय की झूठी ये शोशाबाजी करना। तो ये आपका पड़ोस जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये मैसेज जो मेरी माता जी ने उस समय दिया कि छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं, जो पड़ोस में हो जाती हैं, कि तुमने गाड़ी इधर क्यों खड़ी कर दी मेरे घर के सामने, उधर ले जाओ, तुम्हारे घर की वायर जो है केबल की मेरे घर के ऊपर से जा रही है, हटवाओ इसको, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा था वो मेरे घर में आकर पूरा कचरा करता है, हमें सफाई करनी पड़ती है, अपना पेड़ छटवाओ, माली को बुलाओ, वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। ठीक है, होता है, मगर गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है, मगर यदि आपको कद्र करनी है किसी की, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई तकलीफ आ जाए, कभी भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कभी भी दुख सुख बांटना पड़ जाए, तो सबसे पहले आपका पड़ोसी है। भाई तो बाद में आएगा, बहन बाद में आएगी, बेटी बाद में आएगी, आपके रिश्ते नातेदार सब बाद में आएंगे, पड़ोसी सबसे पहले है। और पड़ोसी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई आपके घर पे आपका घर पूछते हुए आ गया कि भाई चंडोक साहब कहां रहते हैं, और आपके पड़ोस में आया, तो पड़ोस वाले का रिएक्शन ये बताता है कि आप कितने अच्छे हैं और कितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन है। यदि वो कहता है कि अरे रहते होंगे बाजू में, जाके देख लो, तो समझ जाएगा वो कि आप कैसे हैं। और यदि वो कहता है कि हाँ हाँ चंडोक साहब हमारे पास में रहते हैं, आइए मैं आपको उनके घर तक छोड़ के आता हूं, तो सोच लीजिए कि आपकी टीआरपी कितनी बढ़ती है। तो मित्रों, ये एक चीज जो मैंने अपनी माता जी से सीखी कि किस तरह से अपने सगे संबंधियों से भी, अपने पड़ोसियों से, मिलने जुलने वालों से संबंध बना के रखना। कई बार ऐसा होता था कि ये तो बात होगी पड़ोसियों की, कई बार ऐसा होता था कि जो हमारे थोड़े डिस्टेंट रिश्तेदार थे, जो जबलपुर में दूर दूर रहा करते थे, वे भी कुछ बोल जाया करते थे हमारी माता जी को, मगर वो उसका भी बुरा नहीं मानती थी, उनको भी छोड़ देती थी। वो कहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहा हूं आपको,
वो कहती थी कि इंसान अपनी सोच के हिसाब से बात करता है। इंसान को जो परवरिश मिली है उसके हिसाब से वो सोचता है। इंसान या कोई मनुष्य जिसको जैसा दिया जाता है और वो जैसा रिसीव करता है वही डिलीवर करता है। इंसान की सोच, इंसान की समझ ही उसके काम आती है। कितनी विलक्षण बात है ये, कितनी विलक्षण बात है कि यदि मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा हूं तो ये मेरी सोच है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ठीक है, आपको थोड़ा समय के लिए लगेगा, मगर मैं अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने खुद ही बता रहा हूं। तो ये मेरी मां का बहुत बड़ा संदेश था कि किस तरह से अपने आप को बना के रखना, अपने सबसे दोस्ती करके रखना, सबके साथ लेके चलना। और इसका हमको बहुत फायदा मिला। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको मिला 1984 के दंगों के समय, जिस वक्त पूरा देश एक उबाल पर था और सरदार भाइयों को जिस तरह से विकट दिन देखने पड़े, ईश्वर ना करे कि वो दिन वापस कभी आए। मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाहता यहां पर, क्योंकि उसको याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे दिन किसी को देखने नहीं पड़े, मगर उस वक्त पता लगा कि जो मेरी मां ने संबंध बनाए हुए थे लोगों से, कॉन्टैक्ट्स रखे हुए थे, सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया हुआ था, वो सब हमको रेसिप्रोकेट होकर मिला। हम भी किसी के घर में 7 दिन रहे, हमने भी वहां पे खाना खाया, हमने भी वहां पे चाय पी, हम भी वहां पर शरणार्थी बन के रहे। पर हम मानते थे शरणार्थी, मगर उन्होंने हमको कलेजे से लगा के रखा। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम पे कोई संकट आया है। तो ये मेरी माँ की एक और बहुत बड़ी खूबी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे एक चीज और बताता हूं कि उन्होंने हमेशा से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखा। एक बात तो आपको बोल ही चुका हूं कि वो किस तरह से सुबह नियत समय पे गुरुद्वारे जाती थी, गुरुद्वारे के बाद बाजार जाती थी, सब्जी खरीद के लाती थी। एक तो हर दिन ताजी सब्जी खाने मिलती थी और दूसरा उनकी सैर हो जाती थी। करीब 1 किलोमीटर का मेरे को लगता है फासला होगा उस वक्त, 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। तो नियम से 2 किलोमीटर उनको डेली चलना हो जाता था। इससे क्या हुआ कि उनकी कद काठी जो थी वे संयत रही, वजन कंट्रोल में रहा और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मृत्यु के समय, जिस दिन वे हमें छोड़कर ईश्वर के चरणों पर जा विराजी, उस दिन तक वे कोई भी दवाई नहीं लेती थी। कितनी बड़ी बात है ये कि 85 वर्ष की उम्र में भी किसी भी तरह की दवाई नहीं लेना, ना तो बीपी की दवाई, ना डायबिटीज की दवाई, ना किसी और तरह की एंटीबायोटिक, ना कोई दवाई। इसका कारण यही था कि उन्होंने शुरू से अपने आप को मेंटेन किया हुआ था, शुरू से उन्होंने अपने आप पे ध्यान रखा था। कोई भी गलत चीज खाती नहीं थी, अननेसेसरी कहीं बाहर कोई स्नैकिंग होती नहीं थी। आज तो मेरे ख्याल से हम लोगों के 15 दिन तो बाहर ही निकलते हैं, कोई शादी है, कोई पार्टी है, किसी का यहाँ जाना है, और फिर इतनी बड़ी बड़ी अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, वहां भी जाना है। स्नैक्स एक से एक आ गए हैं, कोई समोसा बना रहा है तो कोई दही वाला समोसा बना रहा है, तो कोई डिफरेंट तरीके से चाट बना रहा है, तो कोई नए तरीके दही वड़े बना रहा है। तो भैया सब जाते हैं बाहर और खाते हैं। महिलाओं की भी रुचि आजकल थोड़ा सा बाहर जाने पे ज्यादा हो गई है, घर में खाना नहीं बनाना पड़े, चले गए बाहर। और फिर जोमेटो, स्विगी और भी ब्लिंकिट, इस तरह के भी बहुत सारे चीजें आ गई हैं। इन सब का भी बहुत भला हो कि 10 मिनट के अंदर आपको सब मिल जाता है। आप ऑर्डर करिए और 10 मिनट में आपके घर पर वो चीज आ जाती है। उस समय ये सब कुछ भी नहीं था, रोटी बनानी पड़ती थी और खानी पड़ती थी। तो ये समय था। तो माता जी ने हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। आज तो हम स्वास्थ्य के लिए कितने प्रकल्प करते हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, तो कोई दौड़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब वजन कम हो जाए,
वर्जिश हो जाए, कोई कह रहा है एरोबिक्स करो, कोई कहता है सांस बाहर निकालो, कोई कहता है सांस अंदर करो, कोई ये पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, ये सब चल रहा है। उस वक्त कुछ भी नहीं था। मेरी माता जी ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सैर करके और अच्छी सोच रख के अपने आप को मेंटेन किया, और 85 वर्ष की आयु तक जब उनका श्री जी चरण हुआ तब तक अपने आप को कंट्रोल करके रखा और बहुत अच्छी तरह से ईश्वर के हाथों में जा विराजे। तो एक शिक्षा और कि यदि आपका अपने स्वास्थ्य पे ही ध्यान नहीं है, यदि आप अपने स्वास्थ्य को ही बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, सैर करने गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसका खामियाजा आपको बड़ी उम्र में, जब आप 70 के बाद 75, 80, ईश्वर करे 85, 90 साल जिए, 95 साल जिए। अभी अभी हमारे सुपरस्टार धर्मेंद्र जी गए 89 में। इस तरह से कोई भी उम्र हमें मिल सकती है, किसी को नहीं पता। पर जब आप उस उम्र में पहुंचे तो कम से कम आपके घर वालों को ये तो ना लगे कि आपने अपनी केयर नहीं की, आपने अपने आप को संभाला नहीं, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया और जिंदगी में अपने आप को बहुत कैजुअल लिया। तो ये मेरी माता जी का एक और संदेश था जो उन्होंने हमको दिया। इस तरह से मैं उनकी क्या बात करूं, ऐसी और भी कई बातें हैं जो मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने हमको सही ढंग से गाइड किया। जिस वक्त हमारी शादियां हुई, मेरे भाई की शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तब उनका जो रोल था वे काबिले गौर रोल था। जिस वक्त मेरे भाई की शादी हुई, उस वक्त जिस परिवार के साथ हो रही थी उसको वे दूर से जानती थी। उन्होंने बेटी को अच्छी तरह से देखा हुआ था, पर हर परिवार में कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। हर परिवार में हम मनुष्य हैं। हम यदि सोचें कि हम 100% परफेक्ट हैं या हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो ये हमारी गलती है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। प्लस पॉइंट्स जो होते हैं या पॉजिटिव थिंग्स जो होती हैं, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। और जो माइनस पॉइंट जिनको आप कहते हैं, जिनको मैं माइनस पॉइंट ना कहकर करेक्शन एवं आगे बढ़ने का पॉइंट कहता हूं, उसमें यदि जब आप आते हैं और जब अपने आप में सुधार करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो जब उनकी शादी हो रही थी तो मेरी माता जी ने मेरे भाई को सब कुछ समझाया कि बेटा देखो, ऐसी सी बात है, ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स नहीं कहना चाहिए, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वर्किंग की जा सकती है। और मेरे भाई ने उस चीज को देखा, और उस वक्त तो खैर माता पिता का निर्णय फाइनल निर्णय हुआ करता था। उसने कहा ठीक है मम्मी, जो आप बोलोगे वो फाइनल है। इसी तरह से जब मेरी शादी हुई तो मैं सबसे बड़ा था, तो हम लोग अपने घर में बहुत ही दिक्कतों से रहते थे। घर में गैस का चूल्हा भी नहीं था। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि बुरादे का चूल्हा था, और मेरी माताजी बुरादे का चूल्हा जलाती थीं। चाहे मैं रात को कितनी भी देर से आऊं, चाहे मैं रात को कितनी भी देर में घर पहुंचूं, वे चूल्हा जलाकर मुझे रोटी बना के देती थीं। तो उस वक्त जब मेरे ससुर साहब मुझे देखने आए या बात करने आए, क्योंकि उस समय ये फॉर्मल देखा देखी नहीं होती थी कि साहब लड़के लड़की को भेज दो, आपस में बात कर लेंगे, या हम आपका घर देखने आ रहे हैं और आप हमारा घर देखने आ रहे हैं। उस वक्त तो था कि भाई इनसे पता लग गया कि इनका बेटा है, उनसे पता लग गया इनकी बेटी है, दोनों ने आपस में मिलवा दिया, और खानदान देखा जाता था। खानदान देखा कि भाई खानदान तो बहुत अच्छा है। तो जब मेरे ससुर साहब मुझसे हमारे घर पे मिलने आए तो मेरे पिताजी ने उनको साफ साफ एक बात कही। उन्होंने कहा भाई ये मेरा बेटा जो है, ये बड़ा बेटा है,
और पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। 500 रुपये इसकी तनख्वाह है। घर पे गैस सिलेंडर भी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है। हम लोग बुरादा जलाते हैं, उस पे खाना बनाते हैं। और हमारे पे ये लोन है और ऐसा है, वो सब बता दिया उनको। सब जो आजकल हम नहीं बताते हैं वो सब बता दिया उनको। तो मेरे ससुर साहब का पहला वाक्य था, उन्होंने कहा कि सब कर लेगा, ये सब कर लेगा। आज नहीं है ना, कल इससे कई गुना ज्यादा आएगा। उसकी चिंता नहीं मुझे सिर्फ बेटा देखना है। और ऐसे समय पे उन्होंने हमारी शादी की। जिंदगी कैसे निकल गई मालूम नहीं। आज वो भी ईश्वर के पास हैं। जहां सुन रहे होंगे तो यही कहूंगा कि ईश्वर उनको शक्ति दें, उनको अपनी दुआ दें, उन पे अपना हाथ रखें। क्योंकि आज जब हम सिचुएशन देखते हैं, जब शादी ब्याह की बातें चलती हैं, तो बेटा कितना कमाता है, अपना घर है कि नहीं है, कितनी गाड़ियां हैं, क्या स्टेटस है, कितना पढ़ा लिखा है, पिताजी की क्या कमाई है, और दूसरी बात, फैमिली में कितने लोग हैं, मेरी बेटी को जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहना पड़ेगा, न जाने क्या क्या। इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जॉइंट फैमिली थी हमारी, 5 भाई बहन, माता पिता, बुआ और दादा दादी। मगर उस समय तक ठीक है, दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। मगर कभी ये नहीं देखा जाता था कि जॉइंट फैमिली में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कैसे करेगी। और जिस तरह से मेरी पत्नी ने हमारे घर में आकर जिस तरह से घर को संभाला, जिस तरह से सबको देखा, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी महिलाएं हमारे घरों के अंदर चलता फिरता भगवान है। मैं हमेशा से कहता हूं, इसको महसूस करके देखिए। आप देखिएगा, कई बार रोटी नहीं होती है, वो आपको रोटी खिला देंगे, मगर खुद भूखी रह जाएंगे, कुछ भी खा के गुजारा कर लेंगे। आज भी है ऐसा। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमारे दोस्त संपत सरल बहुत अच्छा बोलते हैं कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी डिजिटल हो जाएं, मगर रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। कितना बेहतरीन स्टेटमेंट है उनका, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं इतने अच्छे स्टेटमेंट के लिए, इतनी अच्छी बात के लिए। हम कितने भी विकसित हो जाएं, कितने भी विकास कर लें, कितने भी आगे बढ़ जाएं, मगर रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। रोटी तो कमानी पड़ती है, वो गूगल से नहीं आ सकती। आपने गूगल पे जाके लगाया, आपने लिखा और क्लिक दबाया तो रोटी नहीं मिलेगी आपको। रोटी कमाने के तरीके मिल सकते हैं, मगर रोटी नहीं मिलेगी, रोटी तो कमानी पड़ेगी। तो ये बात थी कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बाद जिस वक्त ये सब बातें हुआ करती थी शादी ब्याह की, उन्होंने जो संयत ढंग से हर रिश्ते को निभाया, हमारे बीच में, मेरी पत्नी के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया, जो उनका रोल था वो किया, वे बहुत ही विलक्षण रोल है। और आज उसी रोल के कारण मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि जो भी घर में आपकी नई बहू आती है, ब्याह की आती है, पहला आपका एक्शन उसकी जिंदगी भर के लिए उसकी धरोहर होता है। यदि उसने मान लीजिए हलवा बनाया और किसी कारणवश वो हलवा थोड़ा सा साथ में लग गया, थोड़ा सा उसमें खुशबू आ गई जलने की, और आपने कह दिया कि बनाया तो बहुत अच्छा है बेटा, मगर थोड़ा सा जल गया, इसको ऐसा नहीं ऐसा बनाते हैं, तो आप देखिएगा काफी है या उसकी पूरी की पूरी जो सोचने की शक्ति है वो चेंज हो जाती है। सिखाइए किसी को मत, सब सीखे हुए हैं, सब बहुत समझदार हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना खूब समझदार हैं। आदमी समझदारी लेके ही पैदा होता है, उसे रिफाइन करने की कोशिश मत करिए। उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं आप, मगर ये मत बोलिए कि तुमको नहीं आता है मुझे आता है, और बेटा इसको अगली बार ऐसा करना,
आप सजेशन दे सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं, सीख मत दीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज सीख लेने के लिए नहीं बैठा है। तो यदि मान लीजिए आपने कुछ भी वैसी बात बोल दी, चलिए एक बात बताता हूं। शादी का दूसरा दिन था और मेरी पत्नी लेंस लगाती है, आंखों के लेंस, और वो उसने कहीं रख दिया और वो नहीं मिल रहे हैं। सेकंड डे नहीं मिल रहे हैं, घबरा गई, बहुत बुरी तरह घबरा गई। उस वक्त लेंस बहुत महंगे आया करते थे। घबरा गई बहुत, ना मुझे बोल पाए, ना माताजी को बोल पाए। किसको बोले? लोग क्या कहेंगे कि आई नहीं और लेंस घुमा दिए और अब कहां से लाएंगे, इतने पैसे लग जाएंगे। मेरी मासी जी थी, बरेली में रहती थी, अब तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। बहुत बड़ा काम था उनका। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने बहुत बहुत सहृदय थी वो। तो मेरी पत्नी ने डरते डरते उनको बोला कि इस तरह से मेरा लेंस। अरे बेटा जब घूमेगा नहीं तो नया कैसे आएगा? ये तो बड़ा अच्छा हो गया, चल बेटा फेंक उसको। और मुझे कहा ए इधर बेटा, चल जाके अपनी बीवी को नया लेंस दिलवा। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। उसका जो इंपैक्ट मेरी पत्नी के दिमाग पर पड़ा वो जिंदगी भर हमारे साथ है। आप कोई भी बात को कहने का ढंग जो होता है, किस तरह से आप बात कहते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात तो वही है, अब लेंस तो गुम गया, नहीं मिलेगा। अब उसके लिए रोना पीटना मचाने से कोई मतलब नहीं। नई दुल्हन आई है, अब उसको यदि आपने झड़क दिया, कुछ बोल दिया, तो वो मुंह बना के बैठ जाएगी और फिर जिंदगी भर यही सोचती रहेगी। सेकंड वाक्य तब हुआ जब मेरी नौकरी गई 2004 में। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। 2004 में मेरी नौकरी चली गई। मेरा कोई कसूर नहीं था, सरकार ने कंपनी बंद कर दी, हम बेरोजगार हो गए। तो जब ये बात मुझे पता लगी तो मैं इस बात को जज़ब नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, और अब क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा? कहां जाके नौकरी ढूंढूंगा? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, मुझे उनको भी देखना है, मेरे पास तो नौकरी है ही नहीं। तब उस वक्त जिस दिन मेरी पत्नी को पता लगा कि इनकी नौकरी चली गई है, और हम लोग गोवा पोस्टेड थे, गोवा में गए हुए थे, वहां पर किराए का मकान लेके रह रहे थे, मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तब मेरी पत्नी का जो रिएक्शन था वो ये था कि चलो कोई बात नहीं, अपन वापस चले चलते हैं, कुछ ना कुछ तो काम मिल जाएगा। चलते मरहम पर ये कितना बड़ा फाहा था। मैं उस वक्त इतना परेशान था। हिंदी में एक कहावत है, दिन में तारे दिखना, और मुझे दिखे। ये जो पंक्तियां बनी है ना, ये जो मुहावरे बने हुए हैं, ये ऐसे नहीं बन गए, इनके पीछे कहीं ना कहीं अनुभव है। तो दिन में तारे दिखना मैंने देखे, मैंने उन तारों को देखा। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारी किस्मत यहीं तक थी, यहीं तक दाना पानी लिखा था, अपन वापस चलते हैं इंदौर और वहां जाके कोई काम देख लेंगे। कितना बड़ा सपोर्ट मिल गया। अब मान लीजिए वो उस समय रोना पीटना शुरू कर देती, अरे क्या हो गया, कैसे जॉब चला गया, अब क्या करेंगे, मर गए, लुट गए। तो क्या करते? रोते रहते बैठ के। तो जिंदगी में याद रखिए, आपका पहला एक्शन, आपका पहला रिएक्शन किसी के प्रति भी, जब नई दुल्हन घर पे आती है या आप दूल्हे के रूप में, दामाद के रूप में किसी के घर जाते हो, तो आप क्या बात करते हो, क्या रिएक्शन आपका है, क्या एक्शन आपका है, क्या सोच आपकी है, उसके ऊपर आपकी जिंदगी आगे चलती है। अब आज का तो कहर क्या बोलना, वो तो अलग बात है, उसको छोड़िए, फिर कभी बात करेंगे। तो मेरी माताजी ने उस वक्त जो माहौल बनाया हम लोगों के बीच में, मैं बार बार आपको पहले बता चुका हूं कि पिताजी जनरली बाहर रहते थे। अपने काम के सिलसिले से उन्हें कभी बिरसिंहपुर पाली, कभी कटनी, कभी कहीं और जाना पड़ता था, तो माताजी घर पे थी। तो ये बहुत आवश्यक था कि वे
जीवन मूल्यों को किस तरह से स्थापित करें। और जिस तरह से उन्होंने जीवन मूल्यों को स्थापित किया, वे सब आगे चलकर जब वे गईं, जब वो ईश्वर के चरणों पे जा विराजी, तब हम सब भाई बहन एक साथ उनके पास थे। और हमारे बीच में जो सब भाई बहनों के बीच में आज संबंध हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, ये सब उन्हीं के दिए हुए, उनके द्वारा जो हमको शिक्षा दी गई उसके कारण है। कोई भी भाई आज ये नहीं कहता कि मेरा भाई ने ऐसा कर दिया, कोई भी बहन ऐसी नहीं कहती कि मेरे भाई ने मेरे साथ कम किया। आज सब हम जैसे एक जैसे हैं और अपने माता पिता को याद करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थीं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और अंत में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि इस दुनिया में जाना सबको है। किसी को जल्दी जाना है, किसी को देर से जाना है, किसी को नहीं पता कब जाना है। हम दुनिया का 50 साल का हम प्रोग्राम बनाते हैं कि साहब ये LIC की पॉलिसी ले लेता हूं तो मेरे को इतने साल में ये मिलेगा, 20 साल के बाद इतना मिलेगा, तो 30 साल के बाद इतना मिलेगा, तो 40 साल का जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब ये मिलेगा। तो हम बहस करते हैं कि साहब उसका सम एश्योर्ड कितना है, तो कितना बोनस मिलेगा, क्या होगा। हम प्लानिंग करते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। मैंने भी ले रखी हैं, पॉलिसीज ले रखी हैं, मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने भी बहुत सारी चीजें ले रखी हैं। लेते हैं, सब लोग लेते हैं, मगर जीवन का किसी को पता नहीं है। कोई चाहे तो 100 साल जिए, 120 साल जिए। फौजा सिंह देख लीजिए आप, कहां तक जिए, 120 साल से ऊपर जिए। वो तो दुर्घटना में मृत्यु हो गई, नहीं तो न जाने कितने साल जीते। और हमारे किशोर कुमार साहब, हमारे मोहम्मद रफी साहब 53 साल, 54 साल, 55 साल की उम्र में चले गए। कोई कहता साहब कि गाना गाने से हार्ट पे दबाव पड़ता है साहब, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अरे भाई, लता जी तो बहुत बाद में गई। लता जी पूरा जीवन देख के गई। लता जी स्वर कोकिला, उन जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन कब जाएगा, कौन कब नहीं जाएगा। ये सब बातें तो सब बेकार है। मगर जिंदगी में जो मैंने अपनी मां से सीखा, अंत में आपको बता रहा हूं, जो मैंने अपनी मां से सीखा कि जिंदगी में जीवन वैल्यूज से कभी भी ना कंपैरिजन करें, ना उसका डिवैल्यूएशन होने दें। जीवन वैल्यूज को जिए। हो सकता है आपकी बात से कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कह के हट जाएं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको अपने रंग में रंगना चाह रहा हो, रंग अच्छा नहीं हो, उस रंग में मत रंगे, बेरंग बैठे रहें, वो अच्छा है। मगर किसी और के रंग में रंग कर अपने रंग को बिगाड़ना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। मेरी मां ने यही सिखाया मुझे कि बेटा, जिंदगी की जो वैल्यूज हैं उनके साथ कभी समझौता मत करना, उनको कभी भी गिरने मत देना। क्यों? क्योंकि जी तो सब लेते हैं, जी तो पशु भी लेते हैं, जी तो पक्षी भी लेते हैं, मनुष्य भी जी रहे हैं, मगर ये जिंदगी एक बार मिली है। ये जिंदगी आपको एक बार मिली है। इस जिंदगी को ऐसा जियो कि दुनिया बोले कि यार कोई आया था। गुरु तेग बहादुर साहब की अभी हमने 350वां साला मनाया। उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया, गुरु के रूप में स्थापित हुए। आज हमारे 9वें गुरु हैं, उनका हम स्तुति वंदन करते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं क्यों अपना बलिदान दूं। उन्होंने वैल्यूज के लिए अपने आप को बलिदान करा दिया। तो मित्रों, वैल्यूज को कभी मत छोड़िएगा। 2 रुपए भी यदि आपके पास एक्स्ट्रा आए, जो मेरी मां के पास कभी आए, उसको देने के लिए वापस उन्होंने मुझे भेजा और मैं साइकिल से गया और जाके 2 रुपए वापस देकर आया। ये चीजें जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। एक अच्छे पेरेंट्स बनिए, बच्चों को सही संस्कार दीजिए, जहां तक हो सके एक वैल्यू भरी जिंदगी जिए, जिसमें समय प्रबंधन हो, जिसमें स्वास्थ्य की केयर हो, जिसमें रिश्तों की केयर हो, जिसमें अपने बच्चों के लिए बलिदान हो, अपने बच्चों के लिए समर्पण हो।
कुछ देने से ही कुछ मिलता है, दीजिए। किसी बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए। मेरे माता पिता ने मुझसे कभी भी एक पैसा भी नहीं मांगा और हमेशा हमें दिया ही दिया। कुछ इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। यही कहता हूं कि ईश्वर सबको ऐसे माता पिता दे। वे कहते थे कि बेटा, हम ईश्वर से ये बनाते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा हमेशा बेटा मिले। आज मैं कहता हूं कि हमेशा मुझे ऐसे माता पिता मिले। क्या आप भी ऐसे माता पिता बनना पसंद करेंगे? आप देखिएगा कि इसमें आपको कितना सुकून मिलेगा। आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि इस आपाधापी भरी दुनिया में जहां पर हम सब भाग रहे हैं, हम सब बुरी तरह से भाग रहे हैं, हम थोड़ा सा स्लो होकर अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि ये पीढ़ी आगे जो आ रही है यही आपको आगे ले जाएगी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, बलवीर माखीजा जी, डिम्पल डावर जी, रघुवीर माखीजा जी साहब देख रहे हैं। मेरे बड़े हैं, मेरे ताया जी हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। वे मुझे पूरा समय देते हैं, देखते हैं और मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। तो मित्रों, कुछ इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस एपिसोड को समाप्त करता हूं, पर चलते चलते सिर्फ एक ही बात फिर से कहता हूं, क्योंकि मैं अपनी बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं उस चीज को, उसका लुप्त स्मरण नहीं कर पा रहा हूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि आप भी एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं, एक अच्छे पति पत्नी बन सकते हैं, एक अच्छे बच्चों को राइज कर सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज पे चलें, वैल्यूज को बना के रखें। ठीक है, आज के समाज में वैल्यूज को बना के रखना, वैल्यूज पे चलना थोड़ा सा दिक्कत है, मगर कर सकते हैं आप। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। सिर्फ संकल्प ले लीजिए और फिर देखिएगा किसी दिन आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी आपका इसी तरह से यशोगान करेंगे, गुणगान करेंगे। और जिस माता पिता का इस दुनिया में यशोगान गुणगान होता है, वे माता पिता बहुत नसीब वाले होते हैं। और जब उनकी गाथा गाई जाती, जब वो चले जाते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, तब ईश्वर के पास जब वो बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा, उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसे बच्चे दिए जिन्होंने मेरे जाने के बाद भी मेरी पताका को फहरा के रखा और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, एक अच्छा परिवार दिया, एक अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, हैबिट फॉर्मेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच, आप सबसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ता हूं। मैं यूट्यूब पे भी हूं, मैं फेसबुक पे भी हूं, मैं ट्विटर पे भी हूं, मैं इंस्टा पे भी हूं, सब जगह हूं। आप गूगल पे मेरा नाम डालेंगे, पूरा नाम मनिंदर सिंह चंडोक, आपके सामने मेरी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि इससे आपको कुछ मिलेगा, इसलिए कि मुझे प्रेरणा मिलेगी, मुझे उत्साह मिलेगा, मुझे आपके साथ अच्छी बातें करने के लिए समय मिलेगा। और न जाने कौन सी बात किसी के काम आ जाए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।